बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पुस्तक अर्थशास्त्र के प्रथम पाठ पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक काल्पनिक गांव पालमपुर के माध्यम से उत्पादन से संबंधित मूल विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। पालमपुर जो गांव है उसकी जो स्थितियां हैं, वहाँ का जो उत्पादन है, उस हिसाब से वो गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के एक गांव की तरह लगता है। वैसे हमारे यहाँ जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो ये एक काल्पनिक गांव का हमने माना है इसे। तो पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है और यहाँ अन्य क्रियाएं हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन जो छोटे स्तर पर की जाती है। पालमपुर गांव का परिचय करते हैं हम। पालमपुर जो गांव है वो अपने आस पड़ोस के गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ गांव है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव रायगंज पड़ता है, जो पालमपुर के लिए मंडी का काम भी करता है। और रायगंज से आगे एक कस्बा है शाहपुर, ठीक है। और पालमपुर, रायगंज और शाहपुर ये सभी गांव और कस्बे आपस में सड़क मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 80 परिवार जो हैं वो भूमि के स्वामी हैं और उच्च जाति के हैं, और ये बड़े और पक्के मकानों में रहते हैं। और 150 परिवार ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं और गांव के एक कोने में छोटे घरों में मिट्टी और घास फूस के बने घरों में रहते हैं। पालमपुर गांव में देखते हैं हम क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पे अधिकांश घरों में बिजली है और खेतों पे जो नलकूप है, सिंचाई के लिए जो नलकूप लगाए गए हैं वो भी विद्युत चालित है, यानी बिजली से चलते हैं। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है और एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों किया जाता है, ठीक है। हम अब पालमपुर गाँव के को देखते हैं इसमें आगे। तो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से हम गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। जो पालमपुर गांव है वो हमारे लिए, हम उसमें भारत के एक प्रतिनिधि गांव के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार भारत में के गांव में जो खेती है वो उत्पादन की प्रमुख गतिविधि होती है, उसी प्रकार पालमपुर में भी जो उत्पादन है वो प्रमुख गतिविधि क्या है, खेती है। खेती के अलावा यहाँ अन्य गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें लघु विनिर्माण, छोटे मोटे निर्माण कार्य होते हैं, परिवहन के कार्य किए जाते हैं और दुकानदारी आदि क्रियाएं की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन का संगठन। तो सबसे पहले हम उत्पादन का अर्थ जानेंगे। उत्पादन से आशय वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना है। हम समझेंगे कि उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु में एक उपयोगिता का सृजन करना, यानी उस वस्तु को आवश्यक बनाना, अपने लिए उसकी में उपयोगिता पैदा करना, ठीक है। जैसे हमने कपास को सूत और सूत से कपड़ा बनाकर उसको अपने लिए उपयोगी बनाया है, तो हमने क्या किया है, कपास से उत्पादन कार्य किया है, ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे पहले है भूमि। किसी भी उत्पादन के लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। भूमि के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज का उपयोग करते हैं हम उत्पादन में। दूसरा कारक है इसमें उत्पादन का, वो है श्रम। श्रम मतलब जो लोग काम करेंगे वो श्रम कहलाता है। तो श्रम, इसमें 2 प्रकार के श्रम की आवश्यकता पड़ती है हमें इसमें। जैसे कुल उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती है जहां पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें मानसिक श्रम किया जाता है। और कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती है जहाँ पे हमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 प्रकार के श्रम की आवश्यकता पड़ती है, शारीरिक और मानसिक श्रम करने वाले लोग। इसमें जो तीसरा कारक है वह है भौतिक पूंजी।
जिसको हम साधारण शब्दों में पूंजी भी कहते हैं। पूंजी का अर्थ है कि उत्पादन के कार्य में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करके उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उत्पादन के प्रत्येक स्तर पे अपेक्षित कई तरह के आगत, यानी इन चीज़ों को लाकर हम उत्पादन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो भौतिक पूंजी में आने वाली मदें हैं। दो प्रकार की भौतिक पूंजी होती है। एक होती है अस्थायी पूंजी, जिसका हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें है औजार, मशीन और भवन। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी, यानी जिनका हम एक बार प्रयोग करते हैं तो वो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अगला उत्पादन करने के लिए फिर हमें कार्यशील पूंजी दोबारा से प्रयोग में लानी पड़ती है। तो औजार, मशीन और भवन में इसमें हम अत्यंत छोटी मशीन, जैसे किसानों का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें, जैसे जनरेटर हो गया हमारा, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनको हम किस में रखते हैं? भौतिक पूंजी के प्रथम भाग अस्थायी पूंजी में। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरा है इसमें कच्चा माल और नकद मुद्रा, जो हमारी कार्यशील पूंजी है। तो उत्पादन में कई प्रकार के हम कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी उत्पादन कार्य करने के लिए कच्चे माल के रूप में हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, जो बुनकर है वो कच्चे माल के रूप में सूत का प्रयोग करता है, उसी से कपड़ा बनाता है। और कुम्हार कच्चे माल के रूप में मिट्टी का प्रयोग करके घड़े बनाता है या अन्य वस्तुएं बनाता है मिट्टी की। तो उत्पादन के दौरान हमें कुछ भुगतान कार्य भी करना पड़ता है, कुछ सामान को लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, इसलिए नकद मुद्रा भी हमारी इसमें आएगी भौतिक पूंजी में। तो कच्चा माल और नकद मुद्रा को हम क्या कहेंगे? कार्यशील पूंजी कहते हैं। और इसमें जो चौथा कारक है वो है उद्यम अथवा मानव पूंजी। जैसा कि हम जानते हैं कि हम उत्पादन जो करते हैं वो स्वयं के उपभोग के लिए या बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन कार्य किया जाता है। तो इसके लिए जब हम भूमि, पूंजी को और श्रम को एक साथ करते हैं और उससे उत्पादन करते हैं, तो वो उनको एक साथ करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? हमारा उद्यम कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। यानी उसको ही आजकल मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। यानी उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी को इकट्ठित करने वाला उद्यमी होता है। और भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी मिलके उत्पादन के कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं पालमपुर में खेती के माध्यम से हम उत्पादन कार्य को समझेंगे कि किस प्रकार उत्पादन कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले खेती में हम देखेंगे भूमि। जो भूमि होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। भूमि स्थिर है, भूमि को हम किसी भी हालात में बढ़ा नहीं सकते हैं। तो पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ के लगभग 75% लोग जीविका के लिए खेती से जुड़े हुए हैं और वे बड़े किसान, छोटे या मझोले किसान हैं और कृषि श्रमिक भी है, यानी उनके अपने खेत नहीं हैं, वे अन्य बड़े कृषकों के खेत में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार वे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो कृषि उत्पादन में एक कठिनाई आती है, वो कठिनाई है कि भूमि जो है वो स्थिर है, भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से अब तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। इसमें जो बंजर भूमि थी उसको भूमि खेती योग्य बनाकर वहाँ उत्पादन कार्य पहले से ही किया जा रहा है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो भूमि को मापने की जो इकाई होती है वो होती है हेक्टेयर में, इसको मापते हैं। कुछ गाँव में जो क्षेत्रीय इकाइयाँ भी प्रचलित होती हैं, जैसे बीघा, गुंठा, और हमारे यहाँ गढ़वाल नाली वगैरह में हम इसका मापन करते हैं। तो 1 हेक्टेयर में आती है 100 वर्ग मीटर भूमि। तो हमारे पास भूमि स्थिर है, उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका हम देखेंगे कि स्थिर भूमि में भूमि का जो एक टुकड़ा है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, उसमें हम ऐसा क्या करें कि वहाँ पे हम उत्पादन बढ़ा सकें। तो पालमपुर गांव में लोग किस प्रकार कृषि करते हैं उसको समझेंगे। यहाँ समस्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कृषि योग्य भूमि है। तो
तो बरसात के मौसम में खरीफ में यहाँ किसान ज्वार और बाजरे की फसल का उत्पादन करते हैं और उनका प्रयोग पशु चारे के लिए किया जाता है। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में यहाँ आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में यानी रबी के फसल के रूप में यहाँ गेहूँ उगाया जाता है और उत्पादित गेहूँ में से परिवार के खाने के लिए गेहूँ को रखकर जो शेष गेहूँ होता है वो रायगंज की मंडी में बेच दिया जाता है। और भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है यहाँ। तो गन्ने का वर्ष में एक बार कटाई भी होती है और गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो पालमपुर में किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा कर रहे हैं। ठीक है, भूमि का टुकड़ा एक ही है मगर उसी टुकड़े पे वो 3 अलग अलग फसल पैदा कर रहे हैं और वो फसल इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ बिजली जल्दी आ जाने के कारण यहाँ पे पुरानी सिंचाई पद्धति जो कुओं से पानी भरकर कुओं में रहट लगे होते थे उससे पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती थी, अब यहाँ नलकूपों से अधिकाधिक सिंचाई की जाती है। और ये नलकूप पहले सरकार के द्वारा गांव में लगाए गए थे, अब अधिकांश लोगों ने अपने निजी नलकूप लगाए हैं और उससे सिंचाई की जा रही है। 1970 के दशक के मध्य तक यहाँ 200 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई से ही कृषि कार्य किया जाता है। तो भारत की स्थिति हम देखते हैं, भारत के सभी गाँव में ऐसी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। केवल नदी मैदानों वाले और तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई हो पाती है और भारत में शेष क्षेत्रों में जो खेती है वो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, यानी जब वर्षा होगी तभी कृषि कार्य किया जाएगा। तो पालमपुर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, पालमपुर में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, नलकूप लगे हैं, नलकूप के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। तो हमने देखा पालमपुर में एक वर्ष में साल भर में पूरी एक भूमि में उसी भूमि के टुकड़े में एक से ज़्यादा फसलें ली जा रही हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पे एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की पैदा करने की जो प्रणाली होती है उसे हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो यह भूमि के किसी टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान ऐसे भी हैं यहाँ जो पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही ज़मीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका तो बहुविध फसल प्रणाली हो गया और इसका एक दूसरा तरीका भी है, यानी अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आधुनिक कृषि विधियाँ क्या हैं? तो आधुनिक कृषि विधियों में हम देखते हैं, आपको दिख रहा हो बच्चा, इसमें हम सबसे पहले अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करेंगे, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करेंगे, नहरें, पंप सेट, बांध वगैरह सिंचाई करेंगे और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे इसमें, और खेतों में मशीन आदि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह से कार्य किया जाएगा। ठीक है, ये तो आधुनिक कृषि विधियों में इन सारी चीज़ों का प्रयोग हमें करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें किसानों को खरीदनी पड़ती है। और इसकी तुलना हम परंपरागत कृषि से करते हैं तो परंपरागत कृषि में परंपरागत बीज प्रयोग किए जाते थे, कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी और खाद के रूप में गाय का गोबर या दूसरी जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था और हल और बैल के प्रयोग के द्वारा कृषि की जाती थी और इसमें किसानों को बहुत कम व्यय करना पड़ता था। तो आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग भारत में 1960 के दशक से इसका प्रयोग शुरू हुआ था। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। यानी हरित क्रांति को हम समझेंगे कि हरित क्रांति वही है आधुनिक कृषि विधि। इसमें हम अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, मशीनी उपकरणों को ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन के उसी टुकड़े में आधुनिक कृषि विधि से उसी टुकड़े में पहले से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होता है, मगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, अधिक रासायनिक खाद डालना पड़ता है और कीटनाशकों की ज़रूरत होती है। तो भारत में जो हरित क्रांति है
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई हेतु नलकूपों का प्रयोग किया। ठीक है। HYV बीज यानी अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया और कीटनाशकों का प्रयोग किया और ट्रैक्टर और फसल को गहाने की मशीनें खरीदी, जिससे उनके जुताई और कटाई के काम को उनके काम तेज़ हो गए, जल्दी से होने लगा ये सारा काम। और उसके फलस्वरूप उनकी गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार उनको प्राप्त हुई। हरित क्रांति के प्राप्त हुई, यानी आधुनिक कृषि विधि के द्वारा गेहूं की पैदावार बढ़ गई। देखते हैं उससे पालमपुर में क्या प्रभाव पड़ा था। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की जो उपज होती थी वो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी, यानी 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम अनाज पैदा होता था। तो HYV बीज से यहाँ 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने लगा। तो इससे गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई।